मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। और मुझसे जुड़े हुए यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने जीवन को और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका पेपर, देखो, पेपर आएंगे 100% आएंगे और पेपर होना है ना। तो आप लोग, मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे कंटिन्यूटी में जुड़े रहते हैं और वो लोग ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों को पता है कि मेरे जो सेशन चल रहा है, एक तो डाउट सेशन चल रहा है, एक अपना ये चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर वाइज हो गया। डाउट सेशन मैंने अभी बहुत दिनों से शूट नहीं किया है, लेकिन अब मैं कुछ ही दिनों में, यानी कल संडे है तो कल मैं ज़रूर डाउट सेशन 1 या 2 वीडियो शूट जरूर करूँगा, ठीक है। बाकी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, आज पार्ट 6 है, पार्ट 6वां कराएंगे। पार्ट 6 मतलब 6वीं क्लास है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 6वीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 6वें वीडियो को समझने के लिए आपको 5वां वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वां वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इतनी मेमोरी नहीं है सिस्टम की। इसके कारण क्या है कि मैंने आधे घंटे 45 मिनट का ही वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ मैं, है ना। इसी कारण से कुछ पार्ट बच गया था, तो वो मैं यहाँ पर पार्ट 6 में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन पार्ट 6 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 5वीं क्लास या 5वां वीडियो आपने देख रखा हो, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करें। यहाँ पे 6वीं क्लास है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सारा वो 5वीं क्लास जो पार्ट 5 था ना, उसी का ही ये पार्ट, उसी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे अगर इसका नाम देना चाहे तो हम ग्राफ नाम दे सकते हैं। हम ग्राफ कैसे डिनोट करते हैं, हालांकि ग्राफ तो मैंने कल भी डिनोट करना सिखाया था आपको, यानी पिछली वाली वीडियो में, 5वीं वाली वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था कि किसी क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें, बस ये है कि 5वीं जो वीडियो चल रही थी उसी को हमने थोड़ा सा, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से कुछ बात कहूँ, कुछ चीज़ें पूछूं, तो आप कैसे जवाब देंगे, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा, यार एक बात बताएं, y बराबर mx प्लस सी है, मैंने आपसे कह दिया y बराबर mx प्लस सी है, और मैंने आपसे कह दिया इसके पॉइंट है, ये जो लाइन है इसके पॉइंट है 0,0, मैंने इस तरीके से आपसे बोल दिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ 0,0 है, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, सर x और y की वैल्यू 0,0 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x और y की वैल्यू 0,0 पुट करूँगा तो 0 बराबर 0 प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोई भी लाइन XYZ, कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से निकलती है, किसी पॉइंट यानी ओरिजिन पॉइंट, यानी 0,0 से निकलती है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये कौन सा पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर ये ओरिजिन पॉइंट है, मतलब मूल बिंदु है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी लाइन अगर मूल बिंदु से या ओरिजिन पॉइंट से गुजरती है तो उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई सा भी हो। जैसे मैंने कह दिया ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है, मैंने कह दिया ये मूल बिंदु से निकलती है, किससे निकलती है, ओरिजिन पॉइंट से पास होती है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब 0,0 से पास हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, सर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया, 0। तो ये चीज़ आप ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप बेसब बिल्कुल नोट को इम्पोर्टेंट तरीके से लिख दें कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन पॉइंट से निकलती है तो उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो लाइन हमेशा कहाँ से पास होगी, ये पॉइंट याद रखना, नोट करके लिख लेना आप इस तरीके से, और लिख लेना c कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट। अगर मैंने आपसे कह दिया c अगर 0 है, अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, तो लाइन मस्ट बी पास्ट ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से निकलती है। अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो आपकी जो लाइन होगी वो मस्ट बी ओरिजिन पॉइंट से निकलेगी, समझ पाए। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, अगर c 0 नहीं हुआ, तो ये लाइन डू नॉट पास ओरिजिन पॉइंट। अगर c मतलब कांस्टेंट टर्म अगर 0 नहीं है तो वो कभी भी ओरिजिन पॉइंट से नहीं निकलेगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह दूं, 1 मिनट मोबाइल को साइलेंट कर दूं, ये बजता रहेगा नहीं तो। जैसे अगर मैं आप लोगों से कह दूं यहाँ पे
इस तरीके से बोल दिया मैंने 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया इस ये ओरिजिन पॉइंट से निकलेगी। अगर मैंने आपसे पूछा क्या ये ओरिजिन पॉइंट से निकलेगी, ओरिजिन का मतलब 0,0 से निकलेगी, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 12 बराबर कितना आ गया 0। क्या ये कंडीशन सही है? तो आप कहेंगे सर ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है क्या वो 0 के बराबर है? नहीं। तो आप कहेंगे सर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कभी भी 0 से पास नहीं होगी। समझ पाए इस बात को? तो ये पॉइंट आप याद रखना, नोट करके लिख लेना। अगर किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाए तो वो हमेशा ओरिजिन से निकलती है, ओरिजिन से पास होगी, मूल बिंदु से पास होगी। ठीक है ना। अगर आपकी कोई लाइन सी मतलब कांस्टेंट टर्म अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो कभी भी आपकी ओरिजिन से पास नहीं होगी। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया एक बात बताएं यार, 3x प्लस 4y बराबर 0 है, मैंने आपसे ये बोल दिया। अब मुझे बताएं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन कहाँ से पास होगी? अगर मैं आपसे पूछूं लाइन कहाँ से पास होगी, तो आप कह देंगे सर लाइन ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। अगर आप इसकी लाइन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगी? ये देख लीजिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो लाइन कुछ ऐसे निकलेगी। तो ये जो लाइन होगी 3x प्लस 4y हो जाएगी। समझ पाए? ये जो लाइन है ये कहाँ से निकल रही है? ओरिजिन से निकल रही है, और ओरिजिन से निकल रही है तो ये वाली जो लाइन है वो कौन से सेटिस्फाई हो जाएगी? 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आया था। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, बाकी ये नोट याद रखना, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी, अगर कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, उसके कोई ना कोई पॉइंट जरूर होंगे। समझ गए? हटा रहा हूँ मैं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे आया था वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, है ना। 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया, पहला मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा आता है और ये पूछा भी गया है, बस क्वेश्चन मुझे याद नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया है। ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, विच इक्वेशन पास्ड थ्रू ओरिजिन, उसने कह दिया कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, और आपको बहुत कितने ऑप्शंस दे देगा? 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा आप ये बता दो कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, और इक्वेशन कुछ ऐसा दे देगा 4x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। आपसे कह देगा 5x प्लस 7y प्लस 35 बराबर 0। आपसे कह देगा 5x प्लस 7y बराबर 0। आपसे कह देगा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। आपसे पूछ लिया कि आप ये बताएं इनमें से कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। अगर आप मुझे बताएंगे ओरिजिन से पास का मतलब 0 0 से पास होना है ना। 0 0 जिस भी ये जो 0 0 पॉइंट है जिस भी ऑप्शन में आप रखेंगे वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप 0 यहाँ रख देते हैं तो क्या ये 12 बराबर 0 आ जाएगा? क्या ये सेटिस्फाई है? नहीं। समझ पाए? अगर आप 0 0 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 बराबर 0 है। क्या ये सेटिस्फाई है? नहीं। 0 0 रखने का मतलब समझ रहे हैं? x की वैल्यू 0 रखी तो 5 गुणा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखी तो 7 गुणा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो 35 बराबर 0। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं। तो आप कह देंगे सर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने कहा चलो इसमें रख के देख लो, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो आप कहेंगे सर नहीं सेटिस्फाई हो रही, इसलिए ये कंडीशन भी आपकी हट जाएगी। समझ पाए? अब मैं कहता हूँ इसमें रख के देखें, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कब तक रख के देखोगे? इतना टाइम तो आपके पास होता नहीं है एग्जाम में कि आप इस तरीके से पॉइंटों को रख के देखें। हाँ, जहाँ पॉइंटों को रखने की ज़रूरत होगी वहाँ हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में क्या क्लिक करनी चाहिए? क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट होना ही नहीं चाहिए। इसमें कॉन्स्टेंट 12 है, इसमें 35 है, इसमें माइनस 12 है, तो ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसमें कांस्टेंट है नहीं, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? इसी पर आधारित एक क्वेश्चन कैसे आया था वो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। हटा दो इसे। सेकंड क्वेश्चन, ये
ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखना, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दे दूं, सेकंड क्वेश्चन, इफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आपको यदि एक समीकरण दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड छोड़ो, ब्रैकेट में आपको दे दिया a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन पास्ट विच कोऑर्डिनेट, तो यह समीकरण कौन से निर्देशांक से पास होगा, और आपको ऑप्शंस दे दिए, जैसे मान लो दे दिया -1, दे दिया, बी ऑप्शन 1, -1 दे दिया, सी ऑप्शन 0, 0 दे दिया, डी ऑप्शन आपको 0, 1 दे दिया। इस तरीके से आपको दे देगा। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आप ये सारे पॉइंट इसमें रख के देखोगे? नहीं, इतना सारा आपके पास में समय नहीं है कि आप ये सारे के सारे पॉइंट इसमें रख के देखें। आप जब इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन में सी कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सी है, और अगर कांस्टेंट टर्म सी है और उसकी कंडीशन क्या दे रखी है, सी इक्वल टू 0, इसका मतलब कांस्टेंट 0 है। और अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो वो इक्वेशन हमेशा कहाँ से पास होती है, तो आप कहेंगे सर वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन का पॉइंट कौन सा होता है, 0, 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए? ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ भी नहीं है, जब भी कांस्टेंट टर्म 0 हो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, जब भी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो उसके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। समझ पाए? हटा दूं मैं इसे। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटे से कंसेप्ट पर हम चलते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वैसे आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत करो। आप लोग देखिए क्या है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी पता है किसको होती है, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होती है। माता पिता से भी ज़्यादा खुशी जो होती है ना वो गुरु को होती है। इसीलिए आप मेहनत करो, आप लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर आप मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैं इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गया, तो सबसे ज़्यादा सीना जो चौड़ा होता है ना वो मेरा होता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप मेहनत करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा का पालन क्या है? मेरी आज्ञा इतनी है कि आप अच्छे से मेहनत करें, ज़बरदस्त मेहनत करें, है ना, और इतनी अच्छी मेहनत करें कि आप कोई ना कोई सिलेक्शन लेके निकल रहे हैं। समझ पाए? और ये दौर तो ऐसा है कि आपको जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र निकल रही होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास अभी चलो ठीक है कुछ वर्ष हैं, वो मेहनत भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं ये दौर ऐसा है, आज से अगर अभी से हम देखें तो आगे आने वाली 3 या 4 साल का दौर ऐसा है कि जिसमें सरकारी जो वैकेंसी होंगी, गवर्नमेंट जॉब जो होंगी वो बहुत कम होंगी, और कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। और कंपटीशन अगर बहुत तगड़ा है तो उसको अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब ज़बरदस्त अच्छी मेहनत करेंगे तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। समझ पाए? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहता हूं यार एक काम करिए, ये भी पॉइंट याद रखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैंने आपसे कह दिया y बराबर x का ग्राफ बनाओ। मैंने आपसे क्या कह दिया, y बराबर x का ग्राफ बनाइए, मैंने इस तरीके से कह दिया, ठीक है। आपसे क्या बोला, y बराबर x का ग्राफ बनाइए। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप मुझे बताएं ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए, और इक्वेशन तो आपके पास है y बराबर x, और कभी कभी हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस y बराबर 0। और आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। और कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो ये कहाँ से पास करेगी, ये जो लाइन है कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अरे हाँ है ना, ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा है यार y बराबर x का ग्राफ बनाइए, तो आपके दिमाग में आएगा क्यों ना हम इसे ऐसे लिखते हैं, और जैसे ही आप इसे ऐसे लिखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पे तो कांस्टेंट 0 है, और अगर कांस्टेंट 0 है तो ये कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से पास होना चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, एक छोटी सी बात बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं y बराबर
एम एक्स प्लस सी है। मैंने इस तरीके से ये इक्वेशन आप जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी? 0, हाँ है ना। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इस इक्वेशन से बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से बाई बराबर एक्स बनाइए, कैसे बनेगा? तो आप क्या कहेंगे सर, सी को 0 रखना पड़ेगा। सी को 0 रखने के बाद आप कहेंगे सर एम को 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 1। तभी तो ये बाई बराबर क्या बन पाएगा? एक्स बन पाएगा। क्या ये बात समझ पाए? अब आप मुझे बताएं, अगर आप m बराबर 1 रखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे m क्या है यहाँ पे? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। क्या ये बात समझ पाया? हाँ है ना, 45 डिग्री हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये लाइन बनाएंगे, जब इसको बनाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो लाइन ओरिजिन से पास हो गई। समझ पाए? लेकिन ये ओरिजिन से पास होने के बाद एंगल जो बनना चाहिए वो 45 बनना चाहिए स्लोप का। अब मैंने क्या बताया था? स्लोप याद करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपका जो एंगल होगा वही तो स्लोप की कंडीशन में आता है। तो ये जो थीटा है वो स्लोप की कंडीशन में आ जाएगा। और थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। समझ पाए? इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी लाइन निकल रही होगी ना, वो इस ओरिजिन पे जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री को कितने कितने में तोड़ रही होगी? 45 और 45 में तोड़ रही होगी। समझ पाए? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो सिंपल सा ग्राफ बनेगा। ये बन गया, ये आपके ओरिजिन से ये लाइन निकल गई, यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बाई बराबर जो एक्स है ना, उसका ग्राफ ये बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ छोटी सी बात आप याद रखना, अगर कांस्टेंट टर्म 0 हो तो वो आप हमेशा ओरिजिन से पास होता है। ठीक, अब इस पर आधारित 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़े सरल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन मैं जो अब देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले से ही। कौन सी पार्ट में? 5वें पार्ट में। इससे पहले वाले वीडियो में आप उसे कर चुके हैं, बस इस पर आधारित मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई 3 लाइन। ऐसा मैंने कराया था ना कल, अगर 5वां वीडियो आप लोगों ने देख रखा हो तो ये ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई 3 लाइन। कौन कौन सी 3 लाइन है? x बराबर बाई x प्लस बाई बराबर 4 और x एक्सिस। मैंने आपको ये कराया था, है ना, अगर आपको याद हो तो। और उस समय मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ये x एक्सिस दे रखा है, कल वाले वीडियो में देखना, अगर ये x एक्सिस दे रखा है तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? बाई की वैल्यू निकालेंगे। और बाई की वैल्यू किसका काम करेगी? ट्राइंगल के हाइट का काम करेगी। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ आपको याद आ जाएगी, है ना, अगर आपने वीडियो सही ढंग से देख रखा हो तो। ये तो चलो ठीक है, मैंने अभी बता दिया, बाकी हम इसे सॉल्व करते फिर बताते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ बनाऊँगा। तो इस x बराबर बाई जो है वो ओरिजिन से निकलेगी, तो मैं इसको निकाल दूँ, ये निकल गई लाइन। ये कौन सी होगी? बाई बराबर x। अब मैं कहूँ कि यार इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, तो याद करो x/4 प्लस बाई/4 बराबर कितना? 1। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 4,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,4। कल वाले वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। तो अगर मैं इसका बनाऊंगा तो एक 4,0 यहाँ पे हो जाएगा और 0,4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से ये लाइन खींच जाएगी। समझ गए इस बात को? अब मैंने आपसे कहा कि यार इन 3 लाइन से बनी ट्राइंगल कौन कौन सी? x बराबर बाई, तो ये x बराबर बाई हो गई। समझ पाए? ये x बराबर बाई तो है। यहाँ पे x प्लस बाई इक्वल टू 4, तो ये आपकी x प्लस बाई इक्वल टू 4 हो गई। और ये x एक्सिस, तो ये x एक्सिस हो गई। तो मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास ये जो 3 लाइन दे रखे हैं, इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? क्या ये ऊपर वाला ट्राइंगल बनेगा? मुझे अगर मैं कहूं कि ये ऊपर वाला बनेगा तो मुझे बताइए इसमें x एक्सिस कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये वाला ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब किसी के दिमाग में आएगा सर ये पूरा ट्राइंगल बनेगा। तो आप अगर ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं तो ये तो हो गया x एक्सिस, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये क्या है? बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल भी नहीं ले सकते। फिर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार मुझे सबसे पहले किसको टारगेट करें? एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये लाइन तो होना चाहिए मेरे ट्राइंगल में। बाकी हम देख लेते हैं। ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस।
x बराबर y ये लाइन हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये वाली लाइन हो गई। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या करना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यही पूछा था। अब आप मुझे बताएं, मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस हो तो बाई की वैल्यू जो होगी वो एच का काम करेगी। कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं यार यहां से एक हाइट खींच दो, तो ये हाइट का काम कर रही है। हाइट मैंने कह दिया, इस पॉइंट से आप हाइट खींच दो तो ये एच का काम करेगी, हाँ है ना। और मुझे बताएंगे ये जो हाइट है ये कौन से एक्सिस के लिए काम करेगी, तो आप कहेंगे सर ये बाई एक्सिस के लिए काम करेगी। समझ पाए, ये जो हाइट है ये किसके पैरेलल होगी, तो आप कहेंगे सर ये जो हाइट है ना ये बाई के पैरेलल होगी। जितना यहाँ पे बाई की वैल्यू होगी उतनी ही यहाँ पे एच की वैल्यू होगी। समझ पाए, तो ये जो एच है वो किसका काम करेगी, बाई की वैल्यू के लिए काम करेगी। तो एच निकालने के लिए हमें बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बाई की वैल्यू निकालना है तो आप इसमें पुट कर दो। अब कैसे पुट करेंगे, x प्लस बाई इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू बाई पुट कर दो तो बाई प्लस बाई इक्वल टू 4, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे बाई की जो वैल्यू होगी वो किसका काम करेगी, हाइट का। तो h कितनी आ गई आपकी 2। समझ पाए, और ये पूरा कितना है तो ये तो आप बता ही सकते हैं, ये सब ये पॉइंट 4,0 है तो ये कितना होगा, बेस इसका 4 हो जाएगा। मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर इसका एरिया होगा, क्या होगा इसका एरिया, हाफ बेस। बेस कितना है यहाँ पे 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गया तो आपका जो आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ पाए, चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा दूं इसे, हटा रहा हूं मैं इसे, है ना। तो ये छोटे मोटे से क्वेश्चन हैं, इनको आप करा करें, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। कल वाली वीडियो जरूर देखना इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस वीडियो को अगर आपको समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छूट गए थे अपने। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल दूँ, अगर मैंने आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई 3 लाइन। कौन कौन सी 3 लाइन है, मैंने बोल दिया आपसे बाई बराबर 2x है, ठीक है। यहां पर मैंने आपसे बोल दिया 3x प्लस 5y बराबर 15 है, और मैंने आपसे यहां पे बोल दिया बाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ये बाई बराबर 2x, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से निकलेगा, तो मैंने ये ओरिजिन से निकाल दी, ये लाइन बन गई। अब इस लाइन को बनाने के लिए फिर से वही x/5 प्लस सकता हूँ, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, 5,0। तो पहले मैं 5,0 ले लेता हूँ, ये 5,0 हो गया। दूसरा कौन सा बनेगा 0,3, तो मैं ये 0,3 ले लेता हूँ, तो ये 0,3 हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये बनेगा, समझ पाए, है ना। अब मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, इन 3 लाइन से बना ट्रायंगल, तो सबसे पहले आप बाई एक्सिस को टारगेट करें, तो ये बाई एक्सिस हो गया, ये हो गया बाई एक्सिस, ठीक। बाई बराबर 2x, ये बाई बराबर 2x हो गया, ये रहा। और ये 3x प्लस 5y बराबर 15, तो ये 3x प्लस 5y बराबर 15 हो गया। मतलब इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, बस इतने से हमें कोई मतलब नहीं। क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में एक्स एक्सिस वाली लाइन आ रही है और एक्स एक्सिस तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये ट्राइंगल खत्म। अगर आप कहेंगे सर पूरे ट्राइंगल का, तो पूरे का भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरे ट्राइंगल में फिर से एक्स एक्सिस एक लाइन हो गई। क्या आपके क्वेश्चन में एक्स एक्सिस है, नहीं, तो इसीलिए आप क्या बाई एक्सिस को टारगेट करेंगे। ये बाई एक्सिस हो गया, बाई बराबर 2x, ये बाई बराबर 2x हो गया। 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x प्लस 5y बराबर 15 हो गया। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर पूरी लाइन है 3x प्लस 5y बराबर 15, तो ये गलत होगा। आप फिर पहले वाले वीडियो पर जाके देखें, मैंने क्या कहा, लाइन को हम कभी बाउंड नहीं कर सकते। लाइन, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, इस लाइन को मैं खींच रहा हूं, इस लाइन को मैंने खींचा। आप अगर इस लाइन को बोलेंगे तो भी आप क्या बोलेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 15 है। मैं इसको थोड़ी छोटी कर दूं, तब भी ये लाइन कौन सी होगी, 3x प्लस 5y बराबर 15 होगी। चाहे आप इसे कितने भी बड़ा कर दो,
तो भी ये लाइन कौन सी होगी, 3x प्लस 5y बराबर 15 होगी। समझ पाए इस बात को। तो लाइन को कभी बाउंड नहीं किया जा सकता, लाइन को कितना भी छोटा कितना भी बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैंने कहा अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये हाइट खींच दी। क्या खींच दी यहाँ पे, हाइट। अब मुझे बताएंगे अगर मैं ये h निकालना चाहता हूं तो ये h जो है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो मुझे अगर x की वैल्यू मिल जाए, अगर मैं ये कह दूं ये 2 है तो आप कह देंगे सर ये h भी 2 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं ये 3 है तो आप कह देंगे सर h भी 3 हो जाएगा। इसका मतलब x की जितनी वैल्यू होगी वो किसके लिए काम करेगी, h के लिए काम करेगी। तो मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो मैंने कहा पुट कर दो। क्या है ये अपना 3x प्लस 5y बराबर 15। तो y की 3x प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 y बराबर 15। तो 13 सॉरी ये x हो जाएगा 13x बराबर 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13। इसका मतलब ये जो x आएगा वही क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वही किसके लिए काम करेगी, h के लिए। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, अगर आपको बाई एक्सिस दे रखा है तो आप क्या कहेंगे, सर x की जो भी वैल्यू होगी वो किसके लिए काम करेगी, हाइट के लिए काम करेगी। किसके, ट्रायंगल के हाइट के लिए। तो ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो x की वैल्यू के बराबर होगी। इसका मतलब कितना आ गया, 15/13। अब मैंने कहा यार मुझे बताएंगे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। मैंने आपसे पूछा मुझे बता दो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप क्या कह देंगे, सर एरिया होगा हाफ बेस। ये बेस कितना हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना हो गया, तो आप कह देंगे सर ये 3 है ना, तो ये 3 हो गया। तो बेस हो गया 3, बेस हो गया 3 इंटू हाइट। ये हाइट कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कह देंगे सर हाइट हो जाएगी 15/13। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 15/13। तो गुणा में कितना, 15/13। तो अगर इसे करना चाहें तो 45/26 कटेगा तो है ही नहीं, 45/26 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 45/26 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ पाए। ये एक कंसेप्ट था जो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। आगे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे अपना 7वां वीडियो बनेगा, पार्ट 7 जो बनेगा, उसमें मैं आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। जय हिंद।